नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है जो भी बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी हाँ, सीयूटी बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, फिर चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, शांति निकेतन हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक चीज़ का पता लग जाएगा कि आने वाले टाइम पे हम इस चैनल पर बीएफए एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वो सारे मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं जो एक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब तक किसी का गोल क्लियर नहीं होता है तब तक रास्ता भी क्लियर नहीं होता है। और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका गोल क्लियर है, मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना है, शांति निकेतन में एडमिशन लेना है या फिर डीयू में एडमिशन लेना है। सो फ्रेंड्स, हम आपको आने वाले टाइम में वो सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपका जो सपना है एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का वो पूरा हो जाए। तो भी आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं जो भी एंट्रेंस एग्जाम में टॉपिक्स आने वाले हैं, पूरा सिलेबस हमने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा है। तो इसके बाद हम भी इस सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 केवल 7 टॉपिक हैं, आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। और थोड़ा सा इसके अंदर अभी थोड़ा सा और बड़ा है, बट घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस चैनल पर सभी चीजें अपलोड करेंगे जिससे कि आपका एक मंथ ज़्यादा, जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 1 महीने में मैं आपका पूरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करवाऊंगा। बशर्ते आपको इस चैनल से जुड़े रहना है और सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि इसके बाद आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी से भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस चैनल के माध्यम से खुद सेल्फ स्टडी करके एडमिशन ले सकते हैं। मैं खुद बीएफए का स्टूडेंट हूँ और मेरा ये 4th ईयर चल रहा है बीएचयू से, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि हर किसी का सपना है फिलहाल, और मैं उस सपने को जी रहा हूँ। तो आइए हम हमारा जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा पाल जैन पांडुलिपि, यानी कि पाल शैली और जैन शैली से संबंधित जितनी भी पांडुलिपियां, जितनी भी चित्रकारियां हुई हैं, जितने भी लेख लिखे गए हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और हमारा दूसरा टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला शैली। और राजस्थानी चित्रकला शैली में जैसे कि आपका जयपुर हो गया, चलिए हम आपको जो है लिख के बताते हैं कि क्या क्या और चीज़ें इसमें हो सकती हैं। पहले तो हम जैन और पाल में बता देते हैं। जैन आपका जो है पाल शैली, जो आपका इसमें आपको बौद्ध धर्म से संबंधित मिलेंगे देखने को। तो इसमें आप लोगों को बौद्ध धर्म से संबंधित मिलेंगे जो भी पांडुलिपियां बनी हुई हैं। राजस्थानी शैली के अंतर्गत जैसे कि आपका हो गया मेवाड़ और बूंदी, कोटा, और इस शैली की सबसे प्रमुख जो शैली है वो किशनगढ़ शैली है, क्योंकि किशनगढ़ शैली में बनी पेंटिंग, बनी ठनी, जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो हमारा इसमें हो गया किशनगढ़। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है कि किशनगढ़ शैली जो है इसके संस्थापक कौन है और इसके प्रमुख चित्रकार कौन है। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो मुगल लघु चित्रकला शैली है। तो इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। तो मुगल में आप लोग क्या पढ़ेंगे, मुगल में जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और साथ में उन शासकों के अंतर्गत जो आर्टिस्ट रहे हैं और उन्होंने कौन सी पेंटिंगें बनाई हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो जैसे कि हो गया मुगल में बाबर। बाबर के बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि बाबर जो है चित्रकला से संबंधित इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो थोड़ा बहुत ही जो है इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है। और बाबर के बाद हमारा आ जाता है हुमायूं। चित्रकला की दृष्टि से हुमायूं का जो शासनकाल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मुगल शैली की चित्रकला, यानी कि जो शैली मुगल शैली की नींव रखी वो हुमायूं ने ही रखी। फिर उसको जो है अकबर ने आगे बढ़ाया, जो कि बाद में बढ़ती गई और फिर एक टाइम आने के बाद वो चीज़ें खत्म हो गई। वो बात हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जो इम्पोर्टेंट शासक हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आपका हो जाता है अकबर, हुमायूं के बाद
अकबर। और इन शासकों को अगर आप सीरियल वाइज पढ़ेंगे, एक के बाद एक कौन शासक आए हैं, तो इससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी, समझ में भी चीजें जल्दी आएंगी। अकबर के बाद हमारा हो जाता है जहांगीर। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग भी कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर ने इतने सारे पेंटिंग बनाए, इतने सारे आर्टिस्ट इसके जो है चित्रशाला में काम करते थे, और बहुत ही बेहतरीन पेंटिंगें जो है जहांगीर के समय काल में बनी है। और जहांगीर के बाद हमारा हो जाता है शाहजहां। शाहजहां भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शाहजहां ने स्थापत्य कला में बहुत ज्यादा इसकी रुचि थी, और इसने स्थापत्य कला को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत सी इमारतें बनवाई, जैसे कि आपका ताजमहल हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, फतेहपुर सिकरी के जो है किले हो गए, काफी सारा इसने जो है स्थापत्य बनवाया। फिर बाद आता है हमारा औरंगजेब, जो कि औरंगजेब को मुगल काल का एक कह सकते हैं कि जो है ब्लैक लिस्टेड बंदा था, क्योंकि इसके आने के बाद जो भी चित्रकला से संबंधित काम होते थे वो सारी चीजें बंद हो गई, क्योंकि उसका सिर्फ ध्यान था सत्ता हासिल करना। क्योंकि उसने शाहजहां को जो है जेल में बंद करवा दिया भाई, अपने बाप को उसने जेल में डाल दिया और खुद राजगद्दी हड़प ली, और जितने भी उसके छोटे भाई बहन थे, बड़े भाई बहन थे, सबको उसने मार दिया। और शाहजहां की मृत्यु का एक ये भी है कि भाई शाहजहां की मृत्यु जो है सीढ़ियों से गिर कर हो गई थी। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो औरंगजेब शाहजहां के बाद अगला टॉपिक है दक्षिणी चित्रकला शैली। ये चैप्टर जो है काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें 3 स्थानों के बारे में भी पढ़ना है। वहां से मिले पांडुलिपियां जो है चित्रकलाएं जो वहां से मिली है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। आप चाहें तो एक दिन में भी इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं, वो भी बड़े आराम से। तो इसमें जो है 3 टॉपिक हैं। पहला हो गया हमारा अहमदनगर, अहमदनगर हो गया, दूसरा हो गया बीजापुर, और तीसरा हो गया गोलकुंडा। और दोस्तों यही वो स्थान है गोलकुंडा जहां से कोहिनूर हीरा मिला था, जो कि आज इंग्लैंड में है। और हमारा अगला टॉपिक है पहाड़ी चित्रकला शैली। और पहाड़ी चित्रकला शैली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुगल काल में जब औरंगजेब आया, जब उसने सत्ता हासिल की, तो इतनी ज्यादा उसने क्रूरता फैलाई कि चित्रकार वगैरह वहां से जो है भागने लगे, और वो लोग भाग कर कहाँ गए, पहाड़ी चित्रकला शैली में। तो पहाड़ी जो चित्रकला शैली है, इसको पहाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के आसपास की जो भी पहाड़ियां हैं वहां पर छोटे छोटे राज्य थे, तो उन राज्यों में जो भी चित्रकलाएं बनी, जो भी शैलियां विकसित हुई, उन्हीं को हम पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। और पहाड़ी में आपका जैसे कि हो गया बसोली हो गया, गुलेर, कांगड़ा, और चंबा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चंबा के रुमाल बहुत ही फेमस है, तो आप लोग गर्मी का टाइम आ रहा है लेकर रखिएगा, पसीने बहुत होगा। तो इसके बाद और भी मतलब इसमें टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे जब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि इन जो शैलियां हैं ये इनके अंतर्गत कौन कौन सी पेंटिंग बनी, कौन कौन से आर्टिस्ट काम किए, और ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे आगे डिटेल वीडियो में। तो आप लोग चैनल से बने रहिएगा। और अगला हमारा जो टॉपिक है बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बंगाल स्कूल है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इतिहास है। उस समय क्या था कि अंग्रेजों का शासन था भारत में, और वो लोग क्या करते थे कि जो उनकी शैलियां थी आर्टिस्टों को फोर्स करते थे कि आप जो है हमारी शैली में ही काम करो, जो हम कहते हैं वही बनाओ। तो उनके विरोध में ये जो बंगाल स्कूल है इसकी स्थापना की गई, जिसके प्रवर्तक थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि मेन रोल उनका जो है इसमें देखने को मिलता है, और साथ ही ईवी हैवल। भले वो अंग्रेज थे बट उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर का बहुत ही साथ दिया और बंगाल स्कूल को जो है बहुत ही प्रोत्साहन दिया। तो आइए बंगाल स्कूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बंगाल स्कूल में जैसे कि आपका हो गया अवनींद्रनाथ टैगोर सबसे पहले, चलिए ऊपर लिख देते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस,
नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, छितेंद्रनाथ मजूमदार, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बंगाल शैली में काम किया। और अवनींद्रनाथ टैगोर के जो ये शिष्य हैं, ये आप लोग जितने भी ये नीचे देख रहे हैं, ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, ये जो है बेसिकली वास पेंटिंग के लिए जाने जाते थे। और ये वास पेंटिंग ये जो है चीनी और जापान के चित्रकारों से इन्होंने सीखा था। काकुजो का पूरा जो है उनसे इन्होंने वास टेक्निक सीखी, और फिर उन्होंने अपने जो शिष्य थे, स्टूडेंट थे, उनको सिखाया। और फिर ये स्टूडेंट जो है भारत के अलग अलग कोनों में गए, वहां पर भी इन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाया, अपने स्टूडेंट को पढ़ाया। तो अवनींद्रनाथ टैगोर की सबसे फेमस पेंटिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों का ये जो है सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अवनींद्रनाथ टैगोर की सबसे फेमस पेंटिंग कौन सी है। और हमारा अगला और लास्ट टॉपिक जो है आधुनिक भारतीय कला, और इसके अंतर्गत जो है हम आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आर्टिस्ट का डिस्कस करेंगे, जिनका नाम है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद आपका आता है यामिनी राय, अमृता शेरगिल, डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी के नाम से भी जानते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कल्पचर आर्टिस्ट राम किंकर बैज। सो फ्रेंड्स, ये कुछ आधुनिक भारतीय कला के जो है फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। और राजा रवि वर्मा, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि हाल फिलहाल में इनकी एक पेंटिंग भी की है जिसने इंडिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो कि अब तक सबसे महंगी पेंटिंग एम एफ हुसैन की मानी जाती है, बट वो भी रिकॉर्ड टूट गया है। और राजा रवि वर्मा की झोली में ये रिकॉर्ड जा चुका है, क्योंकि इनकी जो पेंटिंग है यशोदा और कृष्ण, इस पेंटिंग को 167.2 करोड़ में खरीदा है। खरीदा किसने है? डॉक्टर साइरस एस पूनावाला करके एक बंदा है, उसने इनकी पेंटिंग को 167.2 करोड़। जी हाँ दोस्तों, इतने पैसे मैंने आज तक देखे नहीं, वो बात अलग है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि इतनी महंगी भी पेंटिंग आर्टिस्टों की बिकती है। तो जो लोग कहते हैं कि आर्ट करके क्या करोगे, आर्टिस्ट बन भी जाओगे तो क्या करोगे, भूखे मरोगे, भिखारी बन जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में आप इतने बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं, सामने वाले को जिसका अंदाजा भी नहीं होगा। तो आप लोग आर्ट करते रहिए, ड्राइंग बनाते रहिए, अपने काम पर फोकस कीजिए जो है, और काम को सुधारिए। और साथ ही फ्रेंड्स, आप लोग एंट्रेंस की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और अगली वीडियो को आप लोग देखना ना भूलिएगा, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है पाल और जैन पांडुलिपि संबंधित जो है। तो इस शैली के अंतर्गत कितनी पांडुलिपियां बनी है, और कौन कौन से चित्र बने हुए हैं, और वो कहाँ पर संग्रहित है, ये सारी चीजें जो है हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।